Hello and welcome to the Career Shaper. I, Subhas Poddar, have come once again with a set of only 15 questions on physical geography, especially focusing on some fundamentals on universe and solar systems. I think one or two questions could be asked in BPSC standards exams. Now let's start to solve this set. क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ये देखें, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, गैलेक्टिक एक्सप्लोजन थ्योरी। तो ये ABC तो है, ये इसके इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ थ्योरी, यूनिवर्स के इवोल्यूशन से। लेकिन ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बिग बैंग थ्योरी। ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा ये यूनिवर्स के बारे में समझ लें। यूनिवर्स होता क्या चीज़ है? तो प्रत्येक चीज़ जो अस्तित्व में है ब्रह्मांड में शामिल है, चाहे गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर्स हो या फिर छोटी से छोटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बिग बैंग सिद्धांत सुपर कंप्रेस्ड कॉस्मिक मैटर के एक प्रीमॉर्डियल विस्फोट में ब्रह्मांड की उत्पत्ति तलाशता है, जिसकी ऊर्जा ब्रह्मांड के निरंतर प्रसार को सस्टेन किया है, बरकरार रखा है, या कह लीजिए मेंटेन रखा है। यद्यपि कुछ नए सिद्धांतों ने बिग बैंग सिद्धांत के मौलिकता पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी भी ये सिद्धांत सर्वमान्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का आकार मापने में इसका इस्तेमाल किया है। ऑप्शन देखें, तारों के चर चमक यानी वेरिएबल ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स, तारों के अचर चमक कांस्टेंट ब्राइटनेस ऑफ स्टार, कासर्स के रेड शिफ्ट यानी रेड शिफ्ट ऑफ कासर्स, स्टेलर रेडियो स्रोतों के रेड शिफ्ट ऑफ स्टेलर रेडियो सोर्सेस। यानी ये आपको पता करना है कि ब्रह्मांड का आकार मापने में किन तकनीकों का सहारा लिया गया है। तो ये देखें, इसमें ए तारों के चर चमक यानी वेरिएबल ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स, ये सही है। और सी देखें, कासर्स के रेड शिफ्ट, ये भी सही है। इसमें ए और सी सही है। और ये जो तारों के चर चमक है यानी वेरिएबल ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स, इसे सेफिड्स कहा जाता है, CEPHEIDS, सेफिड्स। और सी कासर्स के रेड शिफ्ट, कासर्स का क्या मतलब हुआ? कासर्स का फुल फॉर्म होता है कासी स्टेलर रेडियो सोर्सेस। तो ये इसमें ए सी सही हुआ और आंसर इसका ई जाएगा। आंसर इसका 2 का ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए और सी सही हुआ। 3 नंबर तक है, ब्रह्मांड की आयु लगभग डैश अरब वर्ष है। और देखें, 10 से 15, 11 से 17, 12 से 18, 15 से 20। तो ये बी हो जाएगा। ब्रह्मांड की आयु लगभग 11 से 17 अरब वर्ष है। और ये इसे एयोन AEON में दर्शाया जाता है, अरब वर्ष को। तो इसे एयोन भी लिख सकते हैं। और ये जो एज बताया गया है 11 से 17 अरब वर्ष लगभग, इसमें वैज्ञानिक सहमत है, एग्री है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। चार नंबर देखें, ऑप्टिकल एवं रेडियो टेलीस्कोप अध्ययनों में दृश्यमान ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियों का अस्तित्व है? तो देखें, लगभग 10 अरब, लगभग 100 अरब। इसको याद ही रख लीजिए, लगभग 100 अरब गैलेक्सियों का अस्तित्व है, ऐसा ऑप्टिकल एवं रेडियो टेलीस्कोप के अध्ययन से पता चला है। कि जो विजिबल यूनिवर्स है, विजिबल यूनिवर्स जो हम लोग देखते हैं, उसमें इतना है, 100 अरब के लगभग। 4 का बी हो गया। और ये गैलेक्सी क्या होता है, जिसको आकाशगंगा बोलते हैं,
ये तारों का विशाल जमावड़ा है, ह्यूज कॉन्ग्रेगेशन ऑफ स्टार्स, जो आपस में गुरुत्व बल के कारण जुड़े हुए रहते हैं, यूनाइटेड रहते हैं। तो ये गैलेक्सी कहलाता है। ये इसका आंसर हो गया ना, 100 अरब। पाँच नंबर देखें, गैलेक्सियाँ किस संरचनात्मक रूप में पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है गैलेक्सी का यूनिवर्स में। तो तीन तरह का होता है, स्पाइरल, एलिप्टिकल, इरेगुलर। तो ये इसमें सी गलत है और ए बी डी सही है। इसका आंसर ई हो जाएगा। ए बी और डी सही है। अब देखें, थोड़ा सा इसका डिस्कशन हो जाए। तो स्पाइरल गैलेक्सी जो होता है, इसको केंद्रीय नाभिक होता है, उसके साथ साथ विशाल स्पाइरलिंग आर्म होता है इसके पास, जो इसके चारों तरफ ट्रेल करता है, यानी उसका निशान छूटता है। तो ये स्पाइरल गैलेक्सी का हुआ डेफिनेशन कि इसको सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और स्पाइरल हैंड होता है, आर्म होता है। और एलिप्टिकल या दीर्घवृत्तीय गैलेक्सियों में ये स्पाइरलिंग आर्म्स नहीं होते हैं, और इरेगुलर या अनियमित गैलेक्सियों का कोई स्पष्ट आकृति नहीं होता, शेप नहीं होता। तो ये ए बी डी सही था इसमें। 6 नंबर देखें, मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सियों का संरचनात्मक रूप है। तो ये एग्जाम्पल दिया जाता है स्पाइरल गैलेक्सी का कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा स्पाइरल गैलेक्सी है। तो 6 का ये हो जाएगा आंसर। ये सब अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है, अगर पूछेगा तो, यूनिवर्स से पूछेगा तो ये सब पूछ सकता है। 7 नंबर देखें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सत्य है। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी दर्शाता है, ये सही है। ये गलत है, ये माध्य दूरी को दर्शाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी दर्शाता है। 7 सौर मंडल के भीतर दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है, और सौर मंडल के बाहर दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो ये इसमें आपको बी सही है, पृथ्वी और सूर्य के बीच माध्य दूरी दर्शाता है। और ये सी, सौर मंडल के भीतर दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाता है। बी और सी सही है, ये सही है बी और ये सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा आंसर। 8 नंबर देखें, पारसेक समतुल्य होता है, कितना होता है। 1 पारसेक इक्वल टू, मतलब इक्विवेलेंट टू, ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इसको याद करना पड़ेगा, 3.26 लाइट ईयर। अब देखिए, पारसेक होता क्या है। यह दूरी है जिस पर पृथ्वी की कक्षा की माध्य त्रिज्या 1 सेकेंड के एक चाप का एक कोण बनाती है। इट इज़ द डिस्टेंस एट विच द मीन रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ एन आर्क। ये पारसेक होता है। 9 देखें, 1 AU होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है।
तो देखें 8 प्रकाश मिनट होगा इसका आंसर। और ये आप जानते हैं कि AU क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी को दर्शाता है। तो 8 प्रकाश मिनट के बराबर होता है। और देखें ऑप्शन वाइज देखें 3.26 प्रकाश वर्ष, ये क्या है, ये है पारसेक के समतुल्य 3.26 लाइट ईयर, अभी जो पिछला क्वेश्चन देखे। और बी क्या है 1.25 प्रकाश सेकेंड, ये चांद से पृथ्वी की दूरी है। और ये सी तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है जो 1 AU के बराबर होता है 8 प्रकाश मिनट। और डी नंबर देखें 4.3 प्रकाश वर्ष, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी से पृथ्वी की दूरी है। तो इसमें आंसर सी होगा 8 प्रकाश मिनट। 10 नंबर देखें सूर्य की अंतिम अवस्था होगी, क्या होगा लास्ट फेज, सूर्य का जो इवोल्यूशनरी फेज होता है, जो सीक्वेंस होता है, या फिर कह लें डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस होता है, एक डेफिनिट है इसका कि शुरू हुआ, फिर मध्य एज में आया, फिर लास्ट एज में जाएगा। तो वही सूर्य की अंतिम अवस्था देखिए। और सुपरनोवा विस्फोट, श्याम छिद्र, श्वेत बौना, न्यूट्रॉन तारा। तो ये हो जाएगा, याद रखिए सूर्य जो है कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता है, वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। ये ऐसे ही आंसर करना पड़ेगा। और देखिए ये जो A, B और D है ऑप्शन, ये हैवियर स्टार्स के लिए है अंतिम अवस्था। और सूर्य जो है अपेक्षाकृत हल्का है तारों के बीच, तो इसलिए व्हाइट ड्वार्फ बनेगा सूर्य लास्ट में। आंसर इसका सी होगा व्हाइट ड्वार्फ। श्वेत बौना। अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देते हैं। ये जो अच्छा अभी जो बोले A, B और D, ये हैवी मास वाले तारों के विकास क्रम की अंतिम अवस्थाएं हैं। और ये जो D है न्यूट्रॉन तारा, इसको पल्सर बोला जाता है। और श्वेत बौना क्या हुआ, व्हाइट ड्वार्फ, लाइटर मास वाले तारों के विकास क्रम की अंतिम अवस्था है, जैसे हमारा सूर्य। और इसमें 2 केस सामने आता है, जैसे कि केस 1 अगर देखें, सूर्य अपेक्षाकृत हल्के या कम द्रव्यमान का तारा है। जैसे एक तो पहले लाइटर मास वाला लेना होगा तारा, फिर हैवियर मास वाला। तो लाइटर मास वाले तारे का बात कर रहे हैं केस 1। सूर्य अपेक्षाकृत हल्के या कम द्रव्यमान का तारा है। गैसें जो ऊपरी सतह तक पहुंचती है, एक्सपेल्ड होती है। जैसे ही ये एक्सपेल्ड गैसेस ठंडी होती है और सिकुड़ती है, तारा जो सूर्य है श्वेत बौना बन जाता है, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। अब दूसरा केस क्या है, केस 2, ये हैवियर मास वाला तारा है। अगर तारा अपेक्षाकृत बड़ा है, अर्थात अधिक द्रव्यमान का है, मास का है, तो यह समाप्त होगा या तो एक सुपरनोवा विस्फोट में, जो कभी कभी अपने पीछे न्यूट्रॉन तारों को छोड़ता है, या फिर कोलैप्स और कॉम्पैक्ट होकर ब्लैक होल बनाएगा। यही अवस्था होता है। 11 नंबर देखें, ब्लैक होल के संबंध में सत्य कथन है। इसका घनत्व काफ़ी विशाल होता है, ये सही है। इसके गुरुत्व से प्रकाश पलायन कर सकता है, ये गलत है। इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, ये भी गलत है। यह सूर्य से 2 गुना बड़ा तारे के गुरुत्व के अधीन कोलैप्स एवं कॉम्पैक्शन से बनता है, ये भी गलत है। तो इसका सिर्फ ए सही हुआ 11 का। अब देखें ये जो इसका क्या होता है, ये इतना मतलब विशाल घनत्व का हो जाता है ब्लैक होल कि उसके गुरुत्व से कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी पलायन कर सकता है। कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि प्रकाश भी पलायन कर सकता है। यानी कि कोई भी चीज़
चाहे प्रकाश ही क्यों न हो, यहाँ से भाग नहीं सकता, पलायन नहीं कर सकता। और ये देखें सी, इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ब्लैक होल ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको प्रत्यक्षता नहीं देख सकते हैं। और डी जो ऑप्शन है, सूर्य से 2 गुना बड़ा, ये यहाँ 3 गुना होगा। सूर्य से 3 गुना बड़ा तारा के गुरुत्व के अधीन कोलैप्स एवं कंपैक्शन से ब्लैक होल बन सकता है, अदरवाइज नहीं। और ये चंद्रशेखर सीमा पढ़े होंगे। चंद्रशेखर सीमा क्या है? तारों के द्रव्यमान की एक ऊपरी सीमा का पूर्वानुमान है, जिसके ऊपर वे या तो विस्फोट कर जाते हैं या ब्लैक होल या एक ब्लैक होल बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा। यही सही है, बाकी गलत है ऑप्शन में। बारह देखें, बाइनरीज होते हैं। क्या होता है? डबल स्टार्स, एकल प्रतीत होने वाले तारे एक उभयनिष्ठ गुरुत्व केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, अपने अपने गुरुत्व केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। तो इसमें ए बी सी सही है, आंसर इसका ई जाएगा। बाइनरीज बोला ही जाता है स्टार्स दैट अपीयर सिंगल आर ऑफन डबल स्टार्स और बाइनरीज रिवॉल्विंग अराउंड अ कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें ए बी सी सब सही है। ये भी सही है, ये सही है, ये तीनों सही है। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर ए जाएगा। तेरह देखें, सौरमंडल इससे मिलकर बना है। एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, प्लेनेटरी डस्ट, अंतर्ग्रहीय धूल, ये सब चीज़ से मिलकर बना होता है। इसके अलावा भी सारा जो ग्रह है और उसके उपग्रह और जो प्लाज्मा होता है, यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेस जो होते हैं उसको प्लाज्मा बोलते हैं, वो भी शामिल है इसमें सोलर सिस्टम में। तो इसमें क्या हुआ? सब सही हो गया। सारे चीज़ों से मिलकर सोलर सिस्टम बनता है। ये सही हुआ, आंसर ई हो जाएगा। ये सभी सही है, ए बी सी डी। 14 नंबर देखें, सूर्य ग्रहों के साथ बने थे आवश्यक रूप से एक ही समय में, अलग अलग समय में, एक ही प्रीमॉर्डियल मटेरियल से, भिन्न भिन्न प्रीमॉर्डियल मटेरियल से। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, एक ही समय में, और सी, एक ही प्रीमॉर्डियल मटेरियल से। तो एक इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि सूर्य के इक्वेटोरियल प्लेन के अलोंग सभी ग्रहों का ऑर्डरली रिवॉल्यूशन, यही इसका प्रमाण है। ये एक ही समय में बना था और एक ही प्रीमॉर्डियल मटेरियल से बना था। ये प्रमाण दिया जाता है कि सूर्य के इक्वेटोरियल प्लेन के अलोंग सारे ग्रह जो ऑर्डरली रिवॉल्यूशन करते हैं, यही इसका प्रमाण है। आंसर इसका ई होगा। तो इसमें सही क्या क्या हुआ? ए सही हुआ और सी सही हुआ। 15 नंबर देखें, ग्रहीय उद्भव का सबसे स्वीकार्य सिद्धांत है। प्लेनेटरी इवोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। इसका सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी क्या है इसमें? बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, नेबुलर हाइपोथेसिस, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। देखिए ये प्लेनेटरी इवोल्यूशन पूछ रहा है, और ये जो बिग बैंग था ये यूनिवर्स से रिलेटेड था, यूनिवर्स के इवोल्यूशन से संबंधित था। ये है प्लेनेट से संबंधित, उसके इवोल्यूशन से संबंधित। तो इसमें आंसर नेबुलर हाइपोथेसिस हो जाएगा। नेबुलर हाइपोथेसिस।
तो ये आप 15 में लगभग 4-5 क्वेश्चन को मान सकते हैं कि एग्ज़ाम फ्रेंडली है, वो आ सकता है। ये सब भी आ सकता है, और इस सेट में हम 5 क्वेश्चन मानते हैं कि वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आई होप you would have perceived all these fundamentals. Concluding this set, I am feeling very happy. Get it by heart. Keep watching videos on Career Shaper. Thanks.